नमस्कार साथियों, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 9 अक्टूबर 2023 को राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव तिथियों की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। तो मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो के माध्यम से आचार संहिता से जुड़े कुछ सवालों की जानकारी देने वाला हूं। तो जानकारी देने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा। और यदि साथियों आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो चलिए साथियों, इस वीडियो के माध्यम से परिचित होते हैं हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से जो आदर्श आचार संहिता से जुड़े हुए हैं। अब आपके दिमाग में पहला ही प्रश्न आएगा कि आदर्श आचार संहिता क्या है। तो आदर्श आचार संहिता क्या है, उसका उत्तर आपको यहाँ क्लियर किया जा रहा है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता मानदंडों का एक समूह है। मतलब राजनीतिक दलों के लिए भी और उम्मीदवारों के लिए भी जो ये मार्गदर्शन करेगा, ऐसा मानदंडों का समूह आदर्श आचार संहिता कहलाता है, जिसे राजनीतिक दलों की सहमति से विकसित किया है। तो भारत निर्वाचन आयोग ने इसे विकसित कैसे किया है? सभी राजनीतिक दलों की सहमति ली गई है और उसके बाद इसे विकसित किया गया है, जिन्होंने उक्त संहिता में सन्निहित सिद्धांतों का पालन करने के लिए सहमति दी है। मतलब सभी राजनीतिक दलों ने जो ये मानदंडों का समूह है, उसमें जो संहिताएं बनाई गई है, उसको पालन करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने सहमति दी है और इन्हें इसका सम्मान करने और इसका पालन करने के लिए बाध्य भी किया गया है। तो आपको जवाब मिल गया होगा कि आदर्श आचार संहिता क्या है। अब अगला प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि एमसीसी मामले में चुनाव आयोग की क्या भूमिका है। तो चुनाव आयोग की क्या भूमिका रहने वाली है, इसका उत्तर आपको यहाँ बताया गया है। चुनाव आयोग संसद और राज्य के स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में केंद्र और राज्यों में सत्ताधारी दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों सहित सत्ता में राजनीतिक दलों द्वारा इसका पालन सुनिश्चित कराता है। मतलब आदर्श आचार संहिता जो लागू होती है उसका पालन सुनिश्चित कराना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि चुनावी अपराध, कदाचार, भ्रष्ट आचरण जैसे प्रतिरूपण, मतदाताओं को रिश्वत देना और प्रलोभन देना, मतदाताओं को डराना धमकाना हर तरह से रोका जाए। ये सारी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है और उल्लंघन के मामले में उचित उपाय किए जाए। अगर ऐसे भ्रष्ट आचरण किए जाते हैं, जैसे आपको यहाँ बताए गए हैं कि मतदाताओं को प्रलोभन देना, डराना धमकाना, इस तरह के भ्रष्ट आचरण किए जाते हैं, तो उसको रोकना भी भारतीय निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है। मतलब आदर्श आचार संहिता का पालन करवाना भारत के निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। अब आगे अगला जो प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि आदर्श आचार संहिता किस तारीख से लागू होती है और किस तारीख तक लागू रहती है, ये प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है। तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा और मुझे लगता है कि सभी साथी इसका जवाब जानते हैं कि आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से ही लागू होती है और चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहती है। अब अगला प्रश्न जो आपको यहाँ क्लियर किया जा रहा है कि आम चुनाव और उपचुनाव के दौरान संहिता की प्रयोज्यता क्या है। तो यहाँ आपको बताया गया है लोकसभा के आम चुनाव के दौरान कोड पूरे देश में लागू होता है। लोकसभा का जो आम चुनाव होगा ये आदर्श आचार संहिता पूरे देश में लागू होती है। विधानसभा के आम चुनाव के दौरान कोड पूरे राज्य में लागू होता है और विधानसभा का जो चुनाव होगा तो जिस राज्य में चुनाव होगा वहां आचार संहिता लागू हो जाती है। मतलब दोनों में अंतर आपको यहाँ क्लियर हो चुका है कि लोकसभा का चुनाव होता है तो पूरे देश में आचार संहिता लागू हो जाती है और विधानसभा के जब चुनाव होता है तो जिस भी राज्य में चुनाव होगा वहां आचार संहिता लागू हो जाएगी। अब उपचुनाव के बारे में यहाँ क्लियर किया जा रहा है। उपचुनाव के दौरान यदि निर्वाचन क्षेत्र राज्य की राजधानी, महानगरीय शहरों, नगर निगमों में शामिल है तो कोड संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में ही लागू रहेगा। अन्य सभी मामलों में एमसीसी को उपचुनाव इलेक्शन के लिए जाने वाले निर्वाचन क्षेत्र को कवर करने वाले पूरे जिले में लागू किया जाएगा। मतलब आपको यहाँ क्लियर हो चुका है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। विधानसभा का चुनाव होता है तो जिस राज्य में चुनाव होता है वहां आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। और जब उपचुनाव होते हैं तो उपचुनाव की स्थिति में जो जिस क्षेत्र में भी उपचुनाव होंगे वहां आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है।
अगला प्रश्न आपके दिमाग में आएगा, आदर्श आचार संहिता की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो आदर्श आचार संहिता की मुख्य विशेषताएं यह निर्धारित करती है कि राजनीतिक दलों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और सत्ता में बैठे दलों को चुनाव की प्रक्रिया के दौरान खुद को कैसे आचरण करना चाहिए, अर्थात चुनाव प्रचार, सभाओं और जुलूसों के आयोजन, मतदान के दिन की गतिविधियां और कामकाज के दौरान उनके सामान्य आचरण आदर्श आचार संहिता के अनुसार होने चाहिए। आगे जो हमें यहाँ जानकारी दी जा रही है, क्या कोई मंत्री अपने आधिकारिक दौरे को चुनाव प्रचार के साथ जोड़ सकता है। तो उसका उत्तर आपको मिलेगा यहाँ पर, आधिकारिक दौरे को चुनाव प्रचार के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। अब साथियों यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आएंगे, तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है और समझना है, क्योंकि ये जानकारी आपको होना आवश्यक है। हमारे राज्य में अभी आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, तो आपको इन बिंदुओं को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। अब अगली जो जानकारी हमें यहाँ दी जा रही है, क्या चुनाव प्रचार कार्य के लिए सरकारी परिवहन का उपयोग किया जा सकता है। तो आपको यहाँ उत्तर मिलेगा, किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के हित को आगे बढ़ाने के लिए आधिकारिक हवाई जहाजों, वाहनों आदि सहित किसी भी परिवहन का उपयोग नहीं किया जाएगा। क्या सरकार निर्वाचन कार्य में संबंधित पदाधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन कर सकती है। तो अब साथियों आपको यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु ये क्लियर किया जा रहा है, या इस FAQ में बताया जा रहा है कि क्या सरकार निर्वाचन कार्य से संबंधित पदाधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन कर सकती है क्या। तो उसका उत्तर आपको मिल जाएगा, चुनाव के संचालन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मतलब किसी भी अधिकारी, कर्मचारी का जो स्थानांतरण है जब आदर्श आचार संहिता लग जाती है तो उसके बाद नहीं किया जाएगा। यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है, यदि किसी अधिकारी का स्थानांतरण या पदस्थापन आवश्यक समझा जाता है तो आयोग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, और यदि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का जो है वो स्थानांतरण की आवश्यकता पड़ती है तो निर्वाचन आयोग से उसकी परमिशन लेनी होगी। अब उसके बाद आगे जो हमें यहाँ जानकारी दी जा रही है, मान लीजिए चुनाव कार्य से संबंधित एक अधिकारी का सरकार द्वारा तबादला कर दिया गया है। आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले और नए स्थान पर प्रभार ग्रहण नहीं किया है। क्या ऐसा अधिकारी संहिता की घोषणा के बाद नए स्थान पर कार्यालय का कार्यभार ग्रहण कर सकता है क्या। मतलब आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले जो सत्ताधारी दल है उसके द्वारा किसी भी अधिकारी का स्थानांतरण कर दिया है, परंतु जब तक कार्मिक जो है कार्य ग्रहण करता उससे पहले आचार संहिता लागू हो गई, तो अब क्या वह नए स्थान पर कार्य ग्रहण कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो उसका जवाब आपको यहाँ मिल जाएगा, वो कार्य ग्रहण नहीं कर सकता है, यथा स्थिति बनाई रखी जाएगी। अब अगली जो जानकारी हमें यहाँ दी जा रही है, क्या केंद्र या राज्य का कोई मंत्री चुनाव की अवधि के दौरान किसी भी आधिकारिक चर्चा के लिए निर्वाचन क्षेत्र या राज्य के किसी चुनाव संबंधी अधिकारी को बुला सकता है। तो इसका उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, ये उत्तर आपको जानना। कोई भी मंत्री चाहे संघ का हो या राज्य का, निर्वाचन क्षेत्र या राज्य के किसी भी चुनाव संबंधी अधिकारी को कहीं भी किसी भी आधिकारिक चर्चा के लिए नहीं बुला सकता। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एकमात्र अपवाद, अब अपवाद भी बताया जा रहा है कि आपसे चर्चा कब कर सकता है। तो एकमात्र अपवाद तब होगा जब मंत्री संबंधित विभाग के प्रभारी के रूप में या कोई मुख्यमंत्री कानून और व्यवस्था की विफलता या प्राकृतिक आपदा या ऐसी किसी आपात स्थिति के संबंध में किसी निर्वाचन क्षेत्र का आधिकारिक दौरा करता है जिसके लिए व्यक्तिगत रूप से आवश्यकता होती है। तो आपात स्थिति में तो चर्चा कर सकते हैं, परंतु ऐसे सामान्यतः चर्चा नहीं कर सकते। इस बिंदु से हमें यहाँ क्लियर हो जाता है, चाहे मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो। अब बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की, क्या कोई अधिकारी उस निर्वाचन क्षेत्र के निजी दौरे पर मंत्री से मिल सकता है जहां चुनाव हो रहे हैं। तो ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ आपको उत्तर नहीं, कोई अधिकारी नहीं मिल सकता। कोई भी अधिकारी जो निर्वाचन क्षेत्र के निजी दौरे पर मंत्री से मिलता है प्रासंगिक सेवा नियमों के तहत कदाचार का दोषी होगा, और यदि वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम
1951 की धारा 129(1) में उल्लेखित एक अधिकारी होता है तो उसे अतिरिक्त रूप से उस धारा के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला और उसके तहत दंडात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। क्या चुनाव के दौरान मंत्री सरकारी वाहन का हकदार है? तो यहाँ जो हमें उत्तर मिलने वाला है वो ये, मंत्री सरकारी कामकाज के लिए अपने सरकारी आवास से अपने कार्यालय आने जाने के लिए केवल अपने सरकारी वाहनों का उपयोग करने का हकदार है, बशर्ते कि इस तरह के आने जाने को किसी चुनाव प्रचार या किसी राजनीतिक गतिविधि के साथ ना जोड़ा जाए। तो आपके लिए ये प्रश्न सामान्य, आप इसको समझ चुके होंगे कि जो सरकारी सेवा या सरकारी जो वाहन है उनका उपयोग जो मंत्री है, राजनेता अपने कार्यालय आने और जाने के लिए कर सकते हैं, चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकते हैं। अब अगले प्रश्न की हम यहाँ बात करें तो यहाँ हमें जानकारी दी जा रही है, क्या मंत्री या कोई अन्य राजनीतिक कार्यकर्ता पायलट कार का उपयोग कर सकते हैं जिसमें सायरन लगी बत्ती हो? तो उसका उत्तर आपको यहाँ मिल जाएगा, मंत्री या किसी अन्य राजनीतिक पदाधिकारी को चुनाव अवधि के दौरान पायलट कार या किसी भी रंग की बत्ती वाली कार या किसी भी प्रकार के सायरन लगे कार का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। मतलब जो बत्ती वाली कार का उपयोग राजनेता नहीं कर सकते हैं, बत्ती वाली हो या सायरन लगी कार हो, उन कारों का उपयोग राजनेता नहीं कर सकते हैं, भले ही राज्य प्रशासन ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की हो। इस तरह की यात्रा पर उनके साथ जाने के लिए सशस्त्र गार्डों की उपस्थिति की आवश्यकता वाला कवर या निषेध लागू है। चाहे वाहन सरकारी स्वामित्व वाला हो या निजी स्वामित्व वाला हो, फिर भी उस पर बत्ती यदि लगी है तो राजनेता उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, ऐसा आदर्श आचार संहिता जो है वो कहती है। उसके बाद अगली जो जानकारी हमें अगले प्रश्न के माध्यम से दी जा रही है, मान लीजिए कि राज्य द्वारा मंत्री को एक वाहन प्रदान किया गया है और ऐसे मंत्री को ऐसे वाहन के रख रखाव के लिए भत्ता दिया जाता है, क्या इसका उपयोग मंत्री द्वारा चुनाव उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है? तो इसका उत्तर मिलेगा, जहां राज्य द्वारा वाहन उपलब्ध करवाया जाता है या मंत्री को वाहन के रख रखाव के लिए भत्ता दिया जाता है, वह चुनाव के लिए ऐसे वाहन का उपयोग नहीं कर सकता है। मतलब चाहे किसी भी प्रकार का राजनेता हो, यदि उसको वाहन भत्ता दिया जाता है और वाहन दिया जाता है तो चुनाव प्रचार में राजकीय वाहन का उपयोग नहीं किया जाएगा। इस बिंदु से हमें क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो इसमें हमें क्या जानकारी दी जा रही है, क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या किसी अन्य समान राष्ट्रीय राज्य आयोग के सदस्यों के दौरे पर कोई प्रतिबंध या दौरा है? तो इसका उत्तर हमें यहाँ देखने को मिलेगा, यह सलाह दी जाती है कि ऐसे आयोगों के सदस्यों के सभी आधिकारिक दौरे को तब तक के लिए टाल दिया जाए जब तक कि किसी आपात स्थिति में ऐसी कोई यात्रा अपरिहार्य ना हो जाए, जब तक कि किसी भी तिमाहियों में उत्पन्न होने वाली किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए चुनाव अभ्यास पूरा नहीं हो जाता है। मतलब जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है या इसके समकक्ष जो आयोग है, उनके भी दौरों को आवश्यकता हो टाल देना चाहिए। चुनाव होने के उपरांत ही ऐसे दौरे किए जाने चाहिए हमारे जो आयोग है उनके द्वारा भी। अब अगली जो जानकारी हमें यहाँ दी जा रही है, क्या कोई मुख्यमंत्री, मंत्री, अध्यक्ष किसी राज्य के राज्य दिवस समारोह में शामिल हो सकता है? तो इसका उत्तर आपको यहाँ मिल जाएगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि वह इस अवसर पर कोई राजनीतिक भाषण ना दे। मतलब जो मुख्यमंत्री है या मंत्री है या अध्यक्ष है, वो जो है राज्य दिवस में शामिल तो हो सकता है, परंतु राजनीतिक भाषण उनको नहीं देना है और समारोह में केवल सरकार द्वारा आयोजित किया जाना है। मुख्यमंत्री, मंत्री, अध्यक्ष की तस्वीर वाला कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा, मतलब विज्ञापन जारी नहीं होगा, मंत्री शामिल हो सकता है। अब अगला जो प्रश्न यहाँ हमें जानकारी दे रहा है, क्या राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री विश्वविद्यालय या संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाग ले सकते हैं और संबोधित कर सकते हैं? तो उत्तर, राज्यपाल दीक्षांत समारोह में भाग ले सकते हैं और संबोधित भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री या मंत्रियों की सलाह दी जाती है कि वे दीक्षांत समारोह में भाग ना ले और उसे संबोधित ना करें। मतलब जो राज्यपाल है वो दीक्षांत समारोह में भाग ले सकता है, परंतु मुख्यमंत्री या मंत्री ऐसे समारोह में भाग नहीं ले सकते चुनाव आचार संहिता के अनुसार। अगला जो प्रश्न हमें यहाँ
क्लियर कर रहा है जानकारी। क्या इफ्तिखार पार्टी या इसी तरह की कोई अन्य पार्टी राजनीतिक पदाधिकारियों के आवास पर आयोजित की जा सकती है जिसका खर्च राज्य के खजाने से वहन किया जाएगा? तो अब इसका उत्तर आपको यहाँ मिल जाएगा नहीं। हालांकि कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत क्षमता और अपने व्यक्तिगत खर्च पर ऐसी किसी भी पार्टी की मेजबानी करने के लिए स्वतंत्र है। यदि इफ्तिखार पार्टी करनी है तो अपने स्वयं के खर्चे से करनी है, राज्य के खर्चे से या देश के किसी भी प्रकार के जो देश से फंड मिलता है उस खर्चे से ऐसी इफ्तिखार पार्टी आयोजित नहीं हो सकती। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अगला जो निर्देश या अगली जो आचार संहिता हम जिसे कह सकते हैं वो बताई जा रही है। क्या सत्ता में पार्टी संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दृष्टि से उपलब्धियों के संबंध में सरकारी खजाने की कीमत पर विज्ञापन जारी करने का कोई प्रतिबंध है? तो इसका उत्तर आपको देखना है हाँ। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकारी खजाने की कीमत पर पार्टी की उपलब्धियों के बारे में विज्ञापन और चुनाव की अवधि के दौरान आधिकारिक जन मीडिया का दुरुपयोग पर प्रतिबंध है। मतलब जो पार्टियां हैं वो सरकारी खजाने का उपयोग चुनाव प्रचार में नहीं कर सकती। आचार संहिता लगने के बाद यहाँ से में क्लियर होता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। क्या सरकारी खजाने की कीमत या केंद्र राज्य सरकारों में सत्ता में पार्टियों की उपलब्धियों को दर्शाने वाले होर्डिंग्स, विज्ञापन आदि को जारी किया जा सकता है? तो इसका भी उत्तर नहीं होने वाला है साथियों, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद सरकारी खजाने का उपयोग होर्डिंग्स में और विज्ञापन में खर्च नहीं किया जा सकता। तो इसका उत्तर भी आपको यहाँ नहीं में मिल जाएगा। अब अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। क्या कोई मंत्री या कोई अन्य प्राधिकरण विवेकाधीन निधियों से अनुदान भुगतान स्वीकृत कर सकता है? तो इसका उत्तर नहीं है। मतलब चुनाव आचार संहिता लगने के बाद राज्य के सरकारी खजाने का उपयोग कोई भी पार्टी नहीं कर सकती है, तो हर जगह आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए किसी योजना या कार्यक्रम के संबंध में कार्य आदेश जारी किया गया है, क्या इसे चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद शुरू किया जा सकता है? तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा जिस कार्य के लिए निर्वाचन की घोषणा के पूर्व कार्य आदेश जारी किया जा चुके हैं लेकिन फील्ड में वास्तव में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, वहां कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा। यदि वास्तव में क्षेत्र में कोई काम शुरू हुआ है तो उसे जारी रखा जाएगा। मतलब यदि कोई पहले से आदेश जारी कर दिया है राज्य सरकार ने कि भाई इस कार्य को हमें करना है, तो यदि कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है तो कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा, परंतु कार्य को प्रारंभ कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में कार्य जारी रहेगा। अब अगले प्रश्न के माध्यम से आचार संहिता की हमें जानकारी दी जा रही है कि क्या किसी योजना के लिए सांसद, विधायक, एमएलसी स्थानीय क्षेत्र के विकास निधि के तहत नए सिरे से धनराशि जारी कर सकती है? तो उसका उत्तर भी आपको नहीं में ही मिलने वाला है साथियों। कोई भी सांसद, विधायक, एलएससी के स्थानीय क्षेत्र के विकास निधि के तहत किसी भी क्षेत्र में जहां चुनाव चल रहा हो, चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी योजना के तहत नए सिरे से धनराशि जारी नहीं किया जाएगा, मतलब नहीं कर सकते। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपको यहाँ आचार संहिता बताती है कि वे अधिकारी, कार्मिक जिनकी पत्नियां राजनीति में सक्रिय है, क्या वे ट्यूर अवकाश लेकर मुख्यालय छोड़ सकते हैं? तो आपको यहाँ उत्तर मिलेगा नहीं। ऐसे अधिकारी कार्मिकों के ट्यूर अवकाश पर रोक रहेगी तथा वे निर्वाचन पूर्ण होने तक मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। अगला प्रश्न आपको यहाँ क्लियर करेगा, क्या निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद कोई केंद्रीय मंत्री राज्य सरकारों के मंत्रिमंडल तथा अधिकारियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है? तो उसका उत्तर भी आपको यहाँ मिलने वाला है नहीं। केवल प्राकृतिक आपदा या विशेष परिस्थिति में होने वाली वीसी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही हो सकती है। इस बात का ये राजनेताओं को ध्यान रखना होता है। क्या पूर्ण कार्य के लिए भुगतान जारी करने पर कोई रोक है? तो उसका उत्तर मिलेगा संबंधित अधिकारियों की पूर्ण संतुष्टि के अधीन पूर्ण कार्य के लिए भुगतान जारी करने पर कोई रोक नहीं रहेगी। अगला और अंतिम जो प्रश्न है साथियों आचार संहिता से संबंधित वो यह रहा आपके लिए, क्या सरकार द्वारा आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से वित्त पोषित वित्तीय संस्थान किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म आदि को दिए गए अग्रिम ऋण को बट्टे खाते में डाल सकते हैं? तो उसका उत्तर भी आपको नहीं में ही मिलने वाला है। सरकार द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से वित्त पोषित
वित्तीय संस्थान किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म आदि को दिए गए ऋण को बट्टे खाते में डालने का सहारा नहीं लेंगे। तो ये थे साथियों आचार संहिता से जुड़े हुए कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो अधिकतर पूछे जाते हैं, जिनकी जानकारी आपको होना आवश्यक है, क्योंकि अभी वर्तमान में हमारे राज्य में आदर्श आचार संहिता चल रही है। तो इन प्रश्नों के जवाब आपको आने चाहिए और आपको इन नियमों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप भी आदर्श आचार संहिता जो है उसका पालन कर सकें। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।